Hello, students. Today we are going to study a new concept, which is, as you can see on your board, children, it's written as stagflation. Stagflation, children, is another form of a concept which is related to inflation, we can say. It's an economic situation where stagflation and inflation, they coexist. But first of all, children, we need to understand कि like you might say, sir, inflation तो हम लोगों को पता है, which is actually referred to what is known as the continuous rises in the prices of goods and services. Now we do not know, children, what exactly is the meaning of stagflation. So first of all, we'll understand what is the meaning of stagflation. So it is basically characterized, children, by low economic growth. मतलब economic growth बहुत slow रहेगा. But at the same time, children, there is increasing unemployment. Growth slow है, unemployment बढ़ते जा रहा है. हाँ, but there is a very high rate of inflation. मतलब inflation का rate बहुत ज़्यादा high हो चुका है. Generally आपको पता है बच्चों लोग, high inflations are existing along with high economic growth and high level of employment. यहाँ पे क्या हो रहा है? Inflation का rate बढ़ गया है. But at the same time, unemployment ज़्यादा है बच्चों लोग और economic growth has slowed down. So slow growth, अच्छा, high level of unemployment, and along with that, children, we will also observe there is high rate of inflation. अभी inflation high है, बेरोजगारी बढ़ गई है बच्चों लोग और economic growth slow down हुआ है. तो ये जो particular phenomenon या फिर scenario दिखता है, that particular scenario, children, it's termed as what is known as stagflation. अच्छा, अभी अब तक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो फिलिप्स कर्व में पढ़ाया था बच्चों लोग, ये यहाँ पे टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फिलिप्स कर्व के हिसाब से कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. मतलब इन्फ्लेशन का रेट जब हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों लोग अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या होता है? कम होता है. यहाँ पे क्या होता है बच्चों लोग? इन्फ्लेशन का रेट भी हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी हाई है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स और इट गोज अगेंस्ट द कंक्लूजन ऑफ द फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व ने जैसे कि हम लोगों को सिखाया था कि there's a relationship between inflation and unemployment. But what kind of relationship, children, we have? The relationship that we generally observe was a kind of inverse relationship. But here, children, when we talk about stagflation, this inverse relationship is actually converted into direct relationship. So that is why we say that कि स्टैगफ्लेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे फिलिप्स कर्व को बच्चों लोग कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फिर उसके अगेंस्ट में जाता है. इट गोज अगेंस्ट द फिलिप्स कर्व. सो हियर वी हैव अभी स्टैगफ्लेशन में क्या होता है वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया. देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब चलो प्राइस लेवल्स भी बढ़ते रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता रहेगा. तो ध्यान रखना बच्चों लोग, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जब बढ़ेगा और प्राइस लेवल भी बढ़ेगा तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं. नाउ दिस टर्म, चिल्ड्रन, वाज बेसिकली it was coined by Jane McLeod, who was actually a British parliamentarian. तो उन्होंने बच्चों 1965 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो स्पीच दिया था, तो उस पार्लियामेंट के टाइम पे उन्होंने बच्चों लोग ये फ्रेज फर्स्ट टाइम यूज किया था, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन. अभी स्टैगफ्लेशन होता क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमी सफर फ्रॉम स्टैगफ्लेशन इन 1970s. बच्चों 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने फेस किया था ये प्रॉब्लम. जब जीडीपी जो था ना बच्चों लोग, इट हैड श्रंक, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था. बट एट द सेम टाइम, चिल्ड्रन, इन्फ्लेशन रेट्स वर वेरी हाई. इन्फ्लेशन रेट्स वर वेरी हाई एंड क्रॉसिंग डबल डिजिट्स. मतलब 1974 के 74-75 के आसपास या फिर 2008 में USA again was worried about stagflation, but they escaped by implementing the required monetary and fiscal measures. तो बच्चों RBI के या फिर उनके जो सेंट्रल बैंक्स के मेजर्स से बच्चों गवर्नमेंट का जो बजट था उसके जरिए बच्चों they were able to save themselves from stagflation. अच्छा, currently some economists feel, मतलब like this is a statement that could go a year back. President Trump ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है तो उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स वापस से किसमें जा सकता है? स्टैगफ्लेशन में जा सकता है, ऐसे ऑब्जर्वेशन से बच्चों लोग. ठीक है. नाउ हाउ डू वी एक्चुअली
construct a diagram if you want to understand children what is the meaning of stagflation. ठीक है, so यहाँ पे एक diagram बनाया हुआ है, दूसरा वाला मैं आपको बना के दिखाऊंगा. So it's quite a simple diagram children. So if you start here children, this is your y, this is your x axis. इसके बाजू में लिख देंगे हम लोग यहाँ पे that this is x axis. अच्छा, just close to that children we are going to draw a y axis. तो ये बच्चों y एक्सिस रेडी हो गया. यहाँ पे भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं that this is y एक्सिस. अभी x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट क्या करेंगे हम लोग? तो चिल्ड्रन ऑन द x एक्सिस वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द आउटपुट की प्रोडक्शन कितना आ रहा है, एंड ऑन द y एक्सिस चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू मेंशन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि चिल्ड्रन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्राइस लेवल. ओके, now as you can see with the explanation children here that are given, what are they mentioning? In the above figure, AS is the aggregate supply curve. AS is the aggregate supply curve children. So as you can see here, this is the original AS curve जो ऐसे जाता है यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया बच्चों लोग as AS curve. अच्छा, at the same time children, this AD will be your original aggregate demand curve. तो इधर लिखा है उन्होंने that AD is the original aggregate demand curve we can say. अच्छा, अभी आप सबने पढ़ा हुआ बच्चों लोग कि लाइक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आता है? When does the economy gain equilibrium? तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम सब लोगों को पता है, it generally goes at that particular level जहां पे aggregate demand will become equal to aggregate supply. Am I right? Yes. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक this is the aggregate supply curve children and this is the aggregate demand curve. Now both the curves are intersecting each other at point E. कौन से पॉइंट पे? E. तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट E को x एक्सिस से जब आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे, कहां पे? ऊपर की तरफ जब आप x एक्सिस वाले पॉइंट को लिफ्ट करते हो तो you will, just a minute, yes, ये वाला n पॉइंट है बच्चों लोग. ये अगर आप यहां से लिफ्ट करते हो तो विल एक्चुअली कम अक्रॉस पॉइंट ई. कहां पे पहुंचोगे आप? पॉइंट ई की तरफ. ओके, मैं थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, ये देखो. तो बच्चों इससे क्या पता चला, आप पॉइंट ई से डायरेक्टली एक्स एक्सिस पे आते हो तो आपका इनकम लेवल जो यहाँ पे दिख रहा है इट्स समवेयर अराउंड ओ से लेकर एन. इनकम लेवल कितना है? ओ से लेकर एन. अच्छा, और उसी टाइम पे अगर आप प्राइस लेवल को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप ई पॉइंट को वाई एक्सिस से ज्वाइन करोगे. तो यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक कर्व, ये देखो यहाँ पे गया है, एंड सपोज फॉर एग्जांपल के लिए चिल्ड्रन दिस इज द कर्व व्हिच विल इंडिकेट द प्राइस लेवल. तो मार्केट में बच्चों प्राइस लेवल अभी फिलहाल आपको क्या दिख रहा है? द प्राइस लेवल इज समवेयर एट ओ से लेकर पी तक. सो ओ एन आउटपुट है और ओपी इज द प्राइस लेवल, राइट? अच्छा, तो सपोज इट्स द सेम थिंग्स चिल्ड्रन, इफ आई कैन जस्ट कंस्ट्रक्ट हियर, जहां पे आप ओरिजिनल एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ करोगे. कौन सा कर्व? एग्रीगेट सप्लाई कर्व. तो ये ड्रॉ किया बच्चों मैंने यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व. दिस द एग्रीगेट सप्लाई कर्व. इसको आप नाम भी दे सकते हो. इस कर्व का नाम क्या रहेगा? एज ए एस कर्व, एग्रीगेट सप्लाई. अच्छा, अभी आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्रॉ करना है जिसका नाम रहेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व. तो हियर चिल्ड्रन आई एम मेंशनिंग इट दैट दिस इज अ एग्रीगेट डिमांड कर्व. ओके, नाउ अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन इक्विलिब्रियम पॉइंट अराइजेस एट पॉइंट ई. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे दिखता है आपको? पॉइंट ई पे, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व आर बोथ इंटरसेक्टिंग ईच अदर. अभी आप क्या करोगे? पॉइंट ई को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट करोगे. ओके, सो सपोज चिल्ड्रन हियर इफ वी गो लाइक दिस, जहां पे मैं इधर से एक लाइन स्टार्ट कर रहा हूं चिल्ड्रन. ओके, और वहां से हम लोग और एक लाइन यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं. ये आ गया यहाँ पे. Now suppose children accordingly here I'm going to name this particular curve as ON जो हमारा आउटपुट लेवल रहेगा इनिशियल, और यहाँ पे मैंने लिखा है P जो अपना इनिशियल बच्चों लोग प्राइस लेवल होता है. ओके, अभी देखते हैं जरा पैराग्राफ में उन्होंने क्या मेंशन करके दिया है कि यस
प्राइस लेवल बच्चों अपना कितना है ON, और सॉरी प्राइस लेवल OP, आउटपुट लेवल ON। द सप्लाई शॉक मतलब बच्चों स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मार्केट में बच्चों जो सप्लाई होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। तो here children they have mentioned a word that is there is a supply shock, means sudden decrease in supply। like इसके पीछे रीजंस बहुत सारे होते हैं, मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, या फिर चिल्ड्रन इट कुड बी आल्सो ड्यू टू द राइज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड दैट मेक्स द गुड्स एंड सर्विसेज चीपर या फिर कॉस्टली इन द इकोनॉमी। अच्छा, now what we have to do children, this will cause a shift in the aggregate supply curve towards the left from AS to AS1। चलो इमेजिन करना मार्केट में स्लो डाउन है, सप्लाई शॉक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गया है, तो हम लोग को पता है हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस लोअर एग्रीगेट सप्लाई। तो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू एग्रीगेट सप्लाई कर्व हियर चिल्ड्रन। जो आप ओरिजिनल डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं। सो दिस इज अ न्यू एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज AS1। ओरिजिनल अपना कर्व जो होता है चलो उसका नाम क्या था, AS। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चलो डायग्राम में अभी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो गया है। इनिशियली चलो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था, E। नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, E1। तो अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन आप यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम सेट कर सकते हो। ये इधर गया, राइट, वहां से आपने और एक एक्स एक्सिस को कनेक्ट करने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया चिल्ड्रन। सो हियर वी ऑब्जर्व चिल्ड्रन दैट नया वाला आउटपुट लेवल पुराने आउटपुट से कम हो चुका है। यस, द न्यू आउटपुट लेवल चिल्ड्रन इज N1 और नया प्राइस लेवल जो मार्केट में है वो क्या है, P1। सो कैन यू जस्ट ऑब्जर्व चिल्ड्रन दैट देयर इज अ राइज इन द प्राइस लेवल। क्या बोला, दैट देयर इज अ राइज इन द प्राइस लेवल, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन देयर इज फॉल इन द आउटपुट। ओके, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम चिल्ड्रन हियर दैट मार्केट में आपका एग्रीगेट सप्लाई को ऐसे बैकवर्ड शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, ये नए वाले एग्रीगेट सप्लाई कर्व को आप नाम क्या दोगे, दैट इट विल बी नोन एज चिल्ड्रन AS1, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई 1। तो अभी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होता है, आपका नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा, E से लेकर E1। अच्छा, नाउ ये नए वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब आप कनेक्ट करोगे इधर से, when you connect the new equilibrium point children here, what will happen, see here, so this is your new equilibrium point children जो यहाँ तक आ रहा है, इधर एक डॉट दिया मैंने और फिर आप इसको यहाँ पे एक्सटेंड करोगे, यस, और ये खत्म होता है अपना। अच्छा, what did you observe children here, that your price level has increased, आपका प्राइस लेवल बढ़ चुका है। तो नया वाला प्राइस लेवल कितना आएगा चलो, P1, और नया वाला जो आउटपुट लेवल है चिल्ड्रन इट इज N1। सो क्या पता चला आपको यहाँ पे कि देयर इज अ राइज इन द प्राइस, प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन जो चलो आउटपुट है वो क्या हो गया, कम हो गया। आउटपुट का कम होना आप एक दूसरे बात से रिलेट कर सकते हो, उसमें प्रोडक्शन कम हुआ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया रहेगा क्योंकि आपने प्रोडक्शन को कम करा है। सो मेनी पीपल मस्ट बी सिटिंग एट होम ना। सो डिड यू जस्ट ऑब्जर्व चिल्ड्रन, देयर इज अ राइज इन द प्राइस इन द मार्केट, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है लेकिन आउटपुट कम हुआ है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया रहेगा, कंट्री का GDP कम हो गया रहेगा। सो देयर इज अ इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो इकोनॉमिक स्लो डाउन, slow rate of economic growth, there is a fall in the output, that means there is increase in unemployment, but at the other side children the prices are continuously rising. So rise in prices accompanied by rise in unemployment. To children, this is something that you can term down with a concept that is known as stagflation. Okay, so it's a combined phenomenon of high rate of inflation plus high rate of unemployment. So you understood the diagram, it's a easy concept. Now the question arises children, like what are the different causes of stagflation? Stagflation के causes क्या होते हैं? तो बच्चों ये अपना theory का concept रहेगा, तो I can explain you what are the causes of stagflation. अच्छा, ज्यादातर बच्चों लोग economists as usual they are not unanimous about the causes of stagflation कि like stagflation exactly होता क्यों है। वो जनरली मतलब लाइक सबके सब इकोनॉमिक्स मिलके उसके ऊपर कॉन्सेंसस नहीं आते, दैट मींस दे डू नॉट एग्री ऑन दैट। मेनी होल्ड, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सप्लाई शॉक आता है ना, क्या आता है सप्लाई शॉक, या फिर जो कॉस्ट पुश मेजर फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से स्टैगफ्लेशन आता है।
कुछ लोगों को लगता है कि लाइक नहीं, डिमांड पुल की वजह से स्टैगफ्लेशन आ सकता है। हाँ, सो लेट अस लिस्ट द इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ स्टैगफ्लेशन। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की रहेगी, जो डायग्राम उन्होंने पढ़ा बच्चों अभी यहाँ पे, उस डायग्राम में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रॉब्लम कब आया? जब अपना सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया ना। अब देख सकते हो अपना पूरा इक्विलिब्रियम था यहाँ पे, राइट। फिर ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जैसे बैकवर्ड शिफ्ट हो गया तो ये प्राइस इधर बढ़ा और ये आउटपुट कम हो गया। तो मुझे लगता है एग्रीगेट सप्लाई कम होना ये स्टैगफ्लेशन का मेन रीजन होता है। तो कॉजेस में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? यू कैन एक्सप्लेन ऑल द कॉजेस चिल्ड्रन जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई शॉक आता है या फिर सप्लाई कम होता है। ऐसे सब कॉजेस यहाँ पे अपने स्टैगफ्लेशन के कॉजेस बन जाते हैं। सो लेट अस स्टडी चिल्ड्रन द कॉजेस ऑफ स्टैगफ्लेशन व्हिच आर इनडायरेक्टली नथिंग बट व्हाट आर द रीजंस फॉर शॉक, देयर इज अ सप्लाई शॉक इन द मार्केट। तो पहला पॉइंट उन्होंने वही दिया है, द सप्लाई शॉक। ज्यादातर बच्चों जो डेवलप कंट्रीज होते थे सफर फ्रॉम स्टैगफ्लेशन ड्यू टू द सडन इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस होता है बच्चों लोग, हाँ, तो 1973 में एक्सपीरियंस हुआ था। सो if for example like if you talk about the countries like OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अभी देखो ऑयल बच्चों लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट माना जाता है प्रोडक्शन में। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्केट में सप्लाई क्या होगा? कम होगा। सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ते हैं और आउटपुट क्या होता है? कम होता है। सो एंड आई सपोज ऑयल या फिर क्रूड ऑयल इज अ मेजर इनपुट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस दैट आर कैरिड आउट। अच्छा, दूसरा रीजन क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट कॉस्ट पुश। बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चों लोग जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। उसमें से एक तो आता है बच्चों लोग, अगर आप वर्कर्स को ज्यादा वेजेस पे करोगे तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा के दिखाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। या फिर मेनी टाइम चिल्ड्रन देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर कोई भी और इनपुट बढ़ता है। अच्छा, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स की वजह से भी, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए देयर आर सम डिफिकल्टीज दैट दे कम व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब रीजंस की वजह से रॉ मटेरियल महंगा होना, वर्कर्स को ज्यादा सैलरीज पे करना चिल्ड्रन, इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टू द राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना मतलब आपको पता है सप्लाई का कम होना होता है। अच्छा, देन देयर इज अनदर रीजन चिल्ड्रन व्हिच इज कॉल्ड लो प्रोडक्टिविटी। सो लेबर प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली लो, अपने देश में चलो लेबर प्रोडक्टिविटी एक तो कम होता है, हाँ, but it might decline due to the production that is beyond to the employees by the trade unions and labor laws enacted by the government। मतलब क्या बच्चों लोग, अभी देखो लोग बहुत मेहनत से काम करना चाहते हैं, 8 घंटे में बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं अच्छे से यहाँ पे रहूंगा, कोई मेरे को जॉब पे से निकालेगा नहीं। लेकिन फिर देन सडनली दे फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बच्चों लोग इतने पावरफुल होते हैं ना कि लाइक आप काम नहीं करोगे तो भी आपको कोई काम पे से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि अगर आपको किसी ने काम पे से निकाल दिया तो ट्रेड यूनियन आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, या फिर गवर्नमेंट भी कभी कभी कुछ रूल्स लेके आते हैं ना बच्चों लोग, जैसे कि गवर्नमेंट ने मतलब 8 घंटे काम करने का रूल लेके आए, जबकि वर्कर्स वर रेडी टू वर्क फॉर 9 to 10 hours, बट गवर्नमेंट सेज लाइक नो, ओनली 8 hours। तो प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे कम होता है। प्रोडक्शन कम होना मतलब मार्केट में सप्लाई कम, सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि लाइक मार्केट में स्टैगफ्लेशन दिखाई देगा आपको। देन पीपल आर समटाइम्स आल्सो कमिंग अक्रॉस सम सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं देखो स्टैगफ्लेशन में, आप जैसे कि अगर आप जॉब पे नहीं हो तो गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट, घर पे बैठना, हम लोग आपको पैसा देंगे। अच्छा, फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पुअर। बच्चों लोग फिलहाल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉकडाउन आई वाज इन माय नेटिव प्लेस, तो आई ऑब्जर्व चिल्ड्रन कि लाइक हर महीने गवर्नमेंट इतना सारा अनाज देती है गरीब लोगों को कि लाइक हर एक व्यक्ति के लिए 5-5 किलो अनाज। तो अगर घर पे 5 लोग रहेंगे तो आप इमेजिन करना कि लाइक 25 kg का वीट प्लस सपोज फॉर एग्जांपल 10 kg राइस, ये हर महीना गांव के लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपको लगता है उनको एक्चुअली काम करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो भी पेट भर जाएगा ना। सो डोंट यू थिंक लाइक ऐसे लगता है गवर्नमेंट लोगों को हैंडीकैप बना रही है, हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, अगर ये सब चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती थी तो फिर हम लोग को अपना पेट भरने के लिए काम करने की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, दे आर ऑल्सो उन्होंने फूड सिक्योरिटी मेजर, जो फूड सप्लाई होता है, या फिर मिनिमम बेसिक इनकम फार्मर्स को बच्चे लोग साल में 3 बार अच्छा अकाउंट में 2-2 हजार रुपए जमा होते हैं। सो इट्स अ बेसिक इनकम दैट इज गिवन ना, सो टू द पुअर।
सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू वर्क, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई चलो पैसा तो हाथ में आ गया तो डिमांड आता है, लेकिन फिर कोई काम नहीं कर रहा है तो भाई चलो सीधी सी बात है कि लाइक मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होता तो गुड्स का शॉर्टेज होता है ना। हाँ, सो दैट माइट लीड टू व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, राइट। अच्छा, देन देयर इज एक्सेसिव रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। चिल्ड्रन, गवर्नमेंट का जो एक्सेसिव रेगुलेशन आता है, जैसे कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन लाया कि इतना ही प्रोड्यूस करने का, या फिर रिजिड लेबर लॉज होते हैं। सो मतलब क्या, मार्केट में गुड्स का अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम होगा और उसकी वजह से फिर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है चिल्ड्रन, विच कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू स्टैगफ्लेशन। फिर चिल्ड्रन देयर इज अ पॉइंट ऑफ हायर टैक्सेस। अच्छा, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर विद एडिशनल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू हायर टैक्स। गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से फिर क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑटोमेटिकली इट कैन हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, फिर मॉनेटरी शॉक्स भी आते हैं बच्चों लोग, जैसे चीप मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई मार्केट में रेट्स को कम कर देती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी चिल्ड्रन व्हिच इज पंप्ड इनटू द इकोनॉमी। तो लोगों के पास पैसा इतना होता है ना चलो कि वो लोग खर्चा करना चाहते हैं, डिमांड बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर मार्केट में उतना सप्लाई नहीं आ पाता है, तो सप्लाई शॉक एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे भी। या फिर देयर कुड बी समथिंग लाइक चिल्ड्रन डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंस चिल्ड्रन, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट बजट। जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, तो क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करती है तो लोगों को पैसा मिलता है, फिर लोगों का डिमांड ज्यादा रहेगा। हाँ, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम है मतलब टैक्सेस कम है। हाँ, तो इन दैट, या फिर टैक्सेस ज्यादा रहेंगे बच्चों लोग, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल एक्चुअली हैपन हियर, दे आर गोइंग टू रिजल्ट इनटू हायर प्राइसेस। और लास्ट में आता है बच्चों लोग पॉलिसी चेंजेस। कभी कभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना बच्चों लोग, वो लोग क्या कैप्चर करना चाहते हैं, वोट बैंक। तो लोग कुछ पॉलिसीज लेके आते हैं, जब लोगों को बेसिक इनकम देने का, फार्मर्स का लोन माफ कर दिया, हाँ फार्मर्स को हमने फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दिया। अच्छा, फिर फार्मर से जब भी कुछ अनाज खरीदते तो उनको अच्छा भाव देने का। अच्छा, फिर एग्जाम्पल के लिए सैलरीज बढ़ा के दिए, वेजेस बढ़ा के दिए। हाँ, तो ध्यान रखने का, ये सब की वजह से चलो मार्केट में डिमांड तो बढ़ जाएगा, बट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन, all this is going to lead to a very dangerous economic phenomenon children, that is called as stagflation. So अगर एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाता है स्टैगफ्लेशन, तो आप स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करोगे स्टैगफ्लेशन क्या था, इंट्रोडक्शन देना, फिर आप एक डायग्राम बनाओगे, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देने का, फिर आप उसके कॉजेस लिखोगे। कॉजेस में आपको सिर्फ एक ही बात पे ध्यान रखना है कि लाइक कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई कम होता है, वो सब रीजन आप लिख दो, तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन दे विल अंडरस्टैंड कि लाइक ये कॉजेस होते हैं स्टैगफ्लेशन के। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर चिल्ड्रन, जो हमने स्टार्ट किया था फिलिप्स कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको एग्जाम में ये पूरा चैप्टर ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट। ओके, इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन we will be discussing about the supply of money and the demand for money. So that will be chapter number 13 and 14. फिर एक 15th वाला chapter आता है money and prices, and then we have got 17th or 16th chapter which is basically referred to inflation. So that's all for today children. See you in the next lecture with a fresh new topic. Till then, bye everyone. Take care.